नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खास खबरों की ओर। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सभी 7 मोर्चों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में विष्णुदेव साय, किरण सिंह देव और अजय जामवाल समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करते हुए सरकार की योजनाओं को चौपालों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। बैठक में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकसित भारत के संकल्प को घर घर पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी 7 मोर्चा के गठन के पश्चात और एक संयुक्त मोर्चा की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र के द्वारा और प्रदेश के द्वारा जो भी कार्यक्रम तय होते हैं, क्योंकि ये इकाई मोर्चे की हमारी जिले से लेकर मंडल तक की इकाई रहती है, और इस तरीके से अपने कार्यक्रमों को नीचे तक ले जाना और हमारे बूथ की इकाई तक और बैठकर चौपालों के माध्यम से और कार्यक्रमों को न सिर्फ कार्यकर्ताओं के तक बल्कि कार्यकर्ताओं के माध्यम जनता तक भी ले जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा है कि वर्ष भर हम कार्यक्रम करते हैं संगठन के, और उन कार्यक्रमों को नीचे तक, अभी हमारे बजट पे चौपालों की व्यवस्था है और हमारे वीवी जीराम जी का विषय जो है वो नीचे तक जनता के बीच ले जाकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है उसको भी उसमें समाहित करना, पार्टी के कार्यक्रमों के साथ संवाहक के रूप में काम करना, जनता तक सभी बातें पहुंचे इस दृष्टि से, और अन्य मोर्चों का और अलग अलग कार्यक्रम जो होते हैं उनके मोर्चों के, और उस दृष्टि से भी सभी को आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आदरणीय हमारे क्षेत्रीय महामंत्री संगठन अजय जामवाल जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, और इस तरीके से हमारे नीचे तक के मोर्चे के जो गठन है उनको लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक यहां संपन्न हुई है। रायपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में नई प्रदेश टीम के गठन के बाद पहली अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में विष्णुदेव साय, किरण सिंह देव, अजय जामवाल और पवन साय समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। नए पदाधिकारियों को संगठन की रीति, नीति, कार्यशैली और दायित्वों को लेकर प्रशिक्षण दिया गया तथा चुनौती तैयारी पर जोर दिया गया। बैठक को संगठन को और सशक्त बनाने तथा आगामी चुनावी रणनीति तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पदाधिकारियों के निर्वाचन या नियुक्ति के पश्चात भारतीय जनता पार्टी हर दृष्टि से उन्हें चुस्त पुष्ट करने का काम, प्रशिक्षित करने का काम, अपने दायित्वों का निर्वहन हम कैसे करें, इसके लिए कुछ टिप्स के साथ साथ एक प्रकार से कभी कभी 3 दिवसीय होता है, कभी 2 दिवसीय होता है, कभी 1 दिवसीय ऐसा प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखते हैं। आज हमारे पदाधिकारियों के माध्यम से ऐसे नवनियुक्त पदाधिकारियों को पार्टी के हित में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचारों को नीचे तक कैसे लेकर के जाए, दीनदयाल जी का अंत्योदय, माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को, और साथ ही संगठन कैसे मजबूत हो, इसके लिए ऐसे कुछ टिप्स के साथ कुछ सूत्र, कुछ मंत्र दिए गए हैं जिसको हम नीचे तक उतारने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही एक चुनाव होता है उसके प्रातःकाल दूसरे दिन से हम आने वाले दूसरे चुनाव की भी तैयारी करते हैं, और हमारे यहाँ एक शब्द है, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में केवल युद्ध काल में नहीं, हम शांति काल में भी युद्ध की तैयारी करते हैं। भूपेश जी के शासन में जो जो हुआ है हम सभी उससे परिचित हैं। अभी चाहे वो सूरजपुर हो, कोंडागांव हो, दरियाबंद हो, सबके पीछे कांग्रेस का हाथ रहा है, कांग्रेस के पदाधिकारियों का हाथ रहा है, और कुछ अपुष्ट जो रहे बाद में 2 दिन बाद पता चला कि इसमें तो कांग्रेस के ही लोग हैं, तो वो भी स्पष्ट हो जाएगा। एक कहावत है, वो छत्तीसगढ़ी कहे या हिंदी कहे क्या है, कि जहां जहां पैर पड़े तहां तहां बंठा भात।
तो इसके पहले भी बघेल जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे। बघेल जी आसाम में भी रहे हैं। बघेल जी छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने वहां बयान दिया है, हेमंता विश्व शर्मा ने उनके ऊपर जिस प्रकार से क्लेम किया है, मानहानि का दावा किया है, इसे केवल आसाम या छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरा देश जान चुका है। सांच को आंच नहीं होती, किंतु जबरन किसी के ऊपर थोपना, ब्लेम लगाना, एक भी इस प्रकार से मानहानि का दावा भूपेश बघेल यहां किए हो बता दो। किंतु जो बेदाग है, जिसके कपड़े में एक भी दाग नहीं है और वो जैसे स्याही को बिल्कुल सींच दे, तो इस प्रकार करने की उन्होंने कोशिश किया और उसमें किसी प्रकार से, और आसाम की जनता जो मैंडेट देने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। बल्कि मेरा एक प्रति प्रश्न है, वहां के कांग्रेस के जो अध्यक्ष है प्रदेश के, मिस्टर गोगोई, वहां के प्रदेश अध्यक्ष है, उसकी पत्नी का पाकिस्तान से क्या संबंध है? क्या तौकीर रजा के से वो वहां वो जो क्लाइमेट एजेंसी के रूप में एक संस्था काम करती है, अली तौकीर शेख, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, इनसे क्या संबंध है? कितना वेतन पाकिस्तान से वो ले चुकी है? और अभी जब गोगोई गए थे तो हवाई मार्ग से न जाकर के वे बॉर्डर से गए थे। ये आखिर क्या कहलाता है? पाकिस्तान से रिश्ता गोगोई स्पष्ट करे। एसआईटी गठन के बाद बयान देने का काम आदरणीय हेमंता विश्व शर्मा जी ने किया था, उसमें स्पष्टीकरण दे। बस्तर जिले के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में जल संकट से परेशान ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मजबूरी में लोग तालाब और झाड़िया का सहारा लेने को विवश है। पानी की किल्लत से बच्चों, बुजुर्गों और स्कूली छात्र छात्राओं को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। क्या समस्या लेके आए हो? पानी का समस्या लेके आए। कौन गांव से हो? कुरेंगा। क्या है पानी का समस्या? पानी जैसे हम लोग बहुत बार खोदने के लिए बोले हैं, अभी तक खोदने का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। फिर दूसरे जगह से हम लोग पानी लेके आते हैं 1-2 किलोमीटर जाके। गर्मी में और दिक्कत हो जाता है, उस समय पानी हम लोग को नहीं मिलता है, बहुत दूर दूर जाके लाते हैं। बरसात में होने से कुआं के कहीं से लाते हैं पानी पीने के लिए। हैंडपंप नहीं है क्या आपके गांव में? नहीं है। तो अभी तो सभी ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के तहत कार्य हो रहा है और सबको घर घर पानी भी उपलब्ध कराया जा रहा है सरकार की तरफ से। नहीं, वो टंकी तो बना है लेकिन उसमें बोर नहीं खोदे हैं, घर घर पाइप लगवाए हैं, लेकिन वहाँ बोर खोदेंगे, वहाँ टंकी में पानी डालेंगे तभी तो घर घर पानी आएगा। सर कितने की आबादी है गांव में? है ना। कितने लोग होंगे टोटल? कितना घर है गाँव में? गाँव में होंगे 50-60 घर तो होंगे। कुरेंगा क्या ग्राम पंचायत है? ग्राम कौन से पंचायत जनपद में आता है? तो कपाल में। उन लोग को बोले कि पानी का समस्या है बोल के, तो लोग बोल रहे हैं जाके कलेक्टर लोगों से बात कर लो या फिर नेता लोग से बात कर लो। बताए थे नेताजी, विधायक? हाँ, विधायक को भी बहुत बार बताए। विधायक एक बार खुदवा दिए थे, उसमें भी पानी नहीं निकला, फेल हो गया। हाँ, फिर दूसरा विधायक को बोले वो भी पानी खुदवा दिए थे, उसमें भी पानी नहीं निकला। तीसरा को बोले वो भी कर दिए थे, उसमें भी नहीं है। और यहाँ पे अपने गांव में लगातार पानी की समस्या के कारण अपन कलेक्टर साहब से इससे पहले भी अपन दे चुके थे ज्ञापन, इसके बावजूद भी पानी का निराकरण नहीं हो चुका है। इसी संबंध में आज अपन कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं पूरे मोहल्ले वाले के साथ। कब से हो रही है समस्या पानी की? ये लगभग 3-4 साल हो रहा है। तो पानी की पूर्ति कहाँ से करते हैं ग्रामीण? हम छोटा सा कुआं खोदे हैं, कुआं से पानी से ही एक लगभग आधा 1 घंटा बाद फिर निकल जाता है, थोड़ा भरने के बाद फिर उसी पानी को लाके अपन घर में लाके खाने के लिए वहीं से व्यवस्था करते हैं। और नहाना जितना भी है सब तालाब पर निर्भर करते हैं। यहाँ पहुँचने से पहले और किन किन लोगों को इस समस्या से अवगत कराया? अपने गांव के सरपंच से भी बोले हैं, वो तो ऊपर वाला देगा, सरकार ही नहीं दे रहा मेरे को, मैं कहाँ से आपके लिए जुगाड़ कर दूंगा करके बोले। इसलिए कलेक्टर ऑफिस यही पे जन दर्शन से लेकर यहीं पे आके दे चुके हैं अपन। विधायक को बताया था कि? हाँ, विधायक को बोल चुके थे। वो विधायक साहब ने भी बस आश्वासन दिया और उसके बाद कुछ नहीं।
पंखजूर क्षेत्र के ग्राम पीवी 68 में राशन वितरण में अनियमितता के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि केवाईसी के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है और 35 किलो की जगह केवल 20 किलो चावल दिया जा रहा है। विरोध करने पर बदसलूकी करने और राजनीतिक संरक्षण का भी आरोप लगाया गया है। सैकड़ों ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे और विपक्ष जांच व सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पहले 3 महीना हो गए, अभी से ठीक से सबका जो राशन कार्ड में केवाईसी नहीं हुआ है। इसके लिए सबको 20-20 किलो चावल मिल रहा है। बहुत सारे जो बच्चे लोग भी भूखे भी रहते हैं, तो सबको ठीक से मिलना चाहिए। और आगे कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? हाँ, सबको चावल ठीक से मिल रहा है क्या नहीं, उस पर जांच भी करना चाहिए और सबको ठीक से राशन भी मिलना चाहिए। दिया था, वो 2 नाम जोड़ने का लिए पैसा दिया 1000 रुपया, 2 साल हो गया, अभी तक नाम नहीं जुड़ा। किसके द्वारा पैसा लिया गया था? मेरा बेटा का पास से ऑनलाइन से दिया। संचालक दुकानदार का नाम क्या है? परवीन साहब। हम गाँव वासी पूरा आए हैं, हमको राशन पानी गाँव वालों को किसी को ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है, इसी कारण हम आए हैं। सबको क्या क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? काफी दिनों तक राशन नहीं मिल रहा है। 3-4 महीना से 35 किलो चावल मिलता है, पर वो बोलता है जो 20 किलो आया है और कार्ड में लिख देता है कि 35 किलो। मतलब 35 किलो लिख के दिया जा रहा है, लेकिन आप लोगों तक 20 किलो मिल रहा है। 20 किलो। तो ये प्रबंधक का नाम क्या है? उसका नाम मुझे पवित्र शाह उसका नाम है। और ज्यादा कुछ बोलने से बोलते आप लोग क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बोलो कहाँ जाएंगे हम लोग, बोलो। आप लोग आज बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं हमको पूरा गाँव वासी को राशन पानी ठीक से ढंग से मिले। सरकार हमको पूरा दे रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं दे रहा है? दुर्ग के राजेंद्र पार्क में नगरपालिका निगम द्वारा आयोजित 8वां फ्लाईओवर शो धूमधाम से शुरू हुआ। सुबह 11 बजे शुभारंभ होते ही पार्क रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से महक उठा। सैकड़ों प्रजातियों के फूलों, आकर्षक आकृतियों और ऑपरेशन सिंदूर के थीम विशाल रंगोली ने लोगों को खूब आकर्षित किया। बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और छत्तीसगढ़ी लोक संगीत ने कार्यक्रम में रंग जमा दिया। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, सांसद विजय बघेल, महापौर अलका बाघमार समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। देर रात तक हजारों नागरिकों ने फ्लावर शो का आनंद लिया। फ्लावर शो हमको प्रकृति की खूबसूरती और प्रकृति से प्रेम करने का एक संदेश देती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रकृति से बहुत प्रेम है और कुछ लोग ऐसे हैं जो पौधे में लगे फूल को भी तोड़ देते हैं। तो उनको एक संदेश देना है कि हमको प्रकृति से, आज का वैलेंटाइन डे एक्चुअल में हमको प्रकृति से प्रेम करना सिखाता है। प्रकृति से प्रेम करने का आज दिवस है, तो आज उसी तर्ज पे हम प्रकृति से प्रेम करते हुए और लोगों को संदेश देते हुए कि आप भी आइए और आप भी प्रकृति को देखिए। प्रकृति जो ईश्वर ने जो बनाए हैं फूल, उसकी खूबसूरती को देखिए। तो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के आपको फ्लावर दिख रहे हैं, बोनसाई दिख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के फल हैं जिनको कितनी खूबसूरती से कटिंग करके किस तरह से सजाया गया है। गणेश जी बनाए हैं और विभिन्न प्रकार की चीजें बनाई गई है। और आज शहीद दिवस भी है, काला दिवस भी है, तो हम अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमने जैसे ही फ्लावर शो गेट में एंट्री करते हैं 2 रंगोली बनाए हुए हैं। एक तो वो है किस तरह से हमारे शहीद जवान शहीद हुए और दूसरा किस तरह से हमने हमारे देश के सैनिकों ने अपने देश को बचाने के लिए रक्षा की। ये दोनों चित्रण हमने किया है गेट एंट्री में। फ्लावर शो जो है लोग जागरूक करने के लिए लाता है कि लोग अपना मेंटल स्टेट को कम करने के लिए बागवानी में ध्यान दें, क्योंकि अगर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो काफी कुछ बीमारियां नहीं होती है। निश्चित तौर पे जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, काफी अच्छे अच्छे फ्लावर्स के वैरायटी लोगों ने रखा है और मैं धन्यवाद के पात्र है कि अभी 2 दिन पहले पार्टिसिपेट करके फिर से ज़्यादा आके फिर से पार्टिसिपेट करना अच्छा कार्य हो रहा है। लोगों को जागरूकता के लिए जिस तरह प्रकृति के प्रति उनकी जागरूकता उसके लिए क्या कहना चाहिए लोग? मैं चाहूंगा कि और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपना जो एक्चुअली हम लोग का जो फ्लावर्स होता है हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि दिसंबर जनवरी में कर लें, क्योंकि काफी लेट होने के कारण लोगों के फ्लावरिंग थोड़ा डाउन हो जाता है।
तो मैं एडवाइस करूंगा कि जो फ्लावर शो है थोड़ा दिसंबर जनवरी में हो जाना चाहिए। साल की भांति हमारे नगर निगम की परंपरा रही है कि लोगों को जागरूक करना, पर्यावरण के क्षेत्र में इनको जागरूक करना, एक संदेश देना कि पर्यावरण भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कारण यहाँ पर फ्लावर शो किया जा रहा है, जिसमें इस बार अन्य वर्षों की भांति इस बार बहुत अच्छा हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की झांकियां आप देख रहे हैं लगा हुआ है। और बहुत कम समय में पाँच दिन में ही हम इसको तैयार कर पाए हैं, ज्यादा समय नहीं मिल पाया था। और क्योंकि धूप भी बढ़ गई है, इस कारण फूलों की संख्या थोड़ी कम लग रही है, लेकिन आने वाले समय में हम इसको बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और इस बार बहुत खास ये पल है लोगों के लिए, एक मेले टाइप का स्वरूप हो जाता है फ्लावर शो करके। तो ये सब शहरवासियों के लिए एक अच्छी परंपरा की शुरुआत है और बहुत अच्छे से हम इसको कर पा रहे हैं। आज वैलेंटाइन डे, आज ब्लैक डे बोला गया, क्या बोलते? आज वैलेंटाइन डे हम नहीं मानते, वैलेंटाइन हमारी परंपरा नहीं है भारत देश की। हमारे लिए तो आज ब्लैक डे है। पुलवामा हमला आज के दिन जो हुआ था, उसके लिए हम बहुत हमारे सैनिकों का हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हमारे निगम की ओर से। और हम वैलेंटाइन डे हम नहीं मानते यहाँ पर, हमारी भारत की परंपरा नहीं है। छत्तीसगढ़ के पाली में परंपरागत आयुर्वेद और वनौषधियों की समृद्ध विरासत आज कई चुनौतियों का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और अंधाधुंध कटाई से दुर्लभ औषधीय पौधे खतरे में हैं। इन्हीं मुद्दों पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र में परंपरागत आयुर्वेद और वन औषधियों को समृद्ध परंपरा आज भी जीवित है, लेकिन बदलते पर्यावरण और बढ़ती व्यावसायिक मांग ने इन अमूल्य जड़ी बूटियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से कई दुर्लभ औषधीय पौधे धीरे धीरे विलुप्त की ओर बढ़ रहे हैं। इन गंभीर मुद्दों पर हमारे संवाददाता हरीश मांडवा ने पाली के प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य वैद्य त्रिभुवन सिंह कंवर से विशेष बातचीत की। वैद्य कंवर ने बताया कि यदि समय रहते संरक्षण और संगठित खेती पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली पीढ़ियां इन प्राकृतिक औषधियों से वंचित हो सकती है। साथियों नमस्कार, हर खबर के साथ मैं हूँ हरीश मांडवा और आज आपको मिला रहे हैं वन औषधि के संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले वैद्य, जो कि वन औषधियों के संरक्षण और संवर्धन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार। परिचय बताइएगा। मेरा नाम है वैद्य त्रिभुवन सिंह कंवर, ग्राम अलगीनाड़, थाना पाली, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ। अच्छा। तो जैसे कि आप वन औषधियों की संरक्षण करते हैं, संवर्धन करते हैं, तो इस कार्य में कब से जुटे हैं, थोड़ा सा बताइएगा। तो मैं यहाँ जड़ी बूटी के संरक्षण करता हूँ, तो यह जुड़े हमला 30 साल हो गए हैं। 30 साल हो गया? 30 साल हो गए हैं। हाँ। अपन कोलाबारी में जी प्लांटेशन बढ़िया जड़ी बूटी विलुप्त के कगार जो हवे औषधि तेरा हमन मन लगाए हैं, जैसे तेज राय है, भोज राय है, बल राय है, इंद बगई है, दहिमन के भी पौधा बहुत कन लगाए हैं, हाठुल है, बाग चारा है, ऐसे करके विलुप्त औषधि अपन कोलाबाड़ी में लगाए हैं। अच्छा। तो इनका प्रशिक्षण आपको कहाँ से मिला कि इन औषधियों का जो कार्य है इन बीमारियों में होता है करके? हम लोग तो ऐसे परंपरा ज्ञान है हमारे मन के जी। तो ऐसे रायपुर औषधि पादा बोर्ड में ट्रेनिंग चलत रही ना, तो पेपर के माध्यम से हमन पढ़ेन, तो वहाँ भी हमन ट्रेनिंग देते हैं, तो सीखे गए रहे हैं। इसे हमन 4-5 पीढ़ी ले हमारे मन के जड़ी बूटी इलाज पानी करत आते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं, तो हमारे पिताजी लंग ले हमन जड़ी बूटी ले सीखें। जी। आज बढ़िया इलाज पानी करत हन, बढ़िया जितना दूर दराज ले आते हैं, ते बीमारी मन के जड़ी बूटी दिया था तो बढ़िया ठीक हुआ था। यानी वनों से जो मिलने वाले वन औषधि हैं, जड़ी बूटियों से आप इलाज करते हैं?
हाँ, जड़ी बूटी से इलाज करथन, जो है जड़ी बूटी बतात रहन, वो जड़ी बूटी ला खोद के लाथन और जड़ तना फर फूल इमन ला सब जड़ी बूटी जे और दवाई बनाथन और दवाई बना के बोला पिलाथन खवाथन। आज वनौषधियों का दोहन हो रहा है और देखें कि कई लोग इसे व्यवसाय के तौर पर उपयोग करते हैं, तो उनको बचाने के लिए आप क्या करते हैं? हम बचाने के लिए जैसे अपना वैद्य संघ जो है उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि पेड़ को जैसे छाल को निकालते हैं तो उसका छाल को कटिंग करके निकालना जाए और एक बार उसको काट न दें, काट देंगे तो पेड़ मर जाएगा। ऐसे करके हम ट्रेंगिन उस्ती और बुड़ती बाजू के छाल को नहीं निकालने के लिए बोलते हैं, सबको ऐसे सिखा रहे हैं। जैसे जड़ी खनते हैं तो 4 जड़ी है तो जीने के लिए 2 जड़ी को हम छोड़ देते हैं तो पौधा भी बच गया और हमारा बीमारी भी ठीक हो गया। अच्छा, हम सुने हैं कि वन औषधियों के संरक्षण के लिए जो पादप बोर्ड है उनकी ओर से आप भी प्रयास किए थे जड़ी बूटियों का संरक्षण के लिए? हाँ, हमन मन प्रयास करे हन, शासन भी लगा हन के जड़ी बूटी लगावा। जंगल के ला हमन पूरा खोद के लाबो तो सिरा जही, जंगल उजड़ जही तो फिर जड़ी बूटी नहीं मिली। ये करके हम मन कोलाबाड़ी में बहुत कन जड़ी बूटी लगाए हन। और जंगलेज के लिए कोड़ के लाबो तो सब उखड़ जही, खत्म हो जाही। अच्छा, कागल वन जो है चित्तौड़गढ़ की जो पहाड़ी है उसमें भी जड़ी बूटियों का भंडार मिलता है, तो उसको लगवाया गया था क्या? नहीं, पहले तो बहुत सारी जड़ी बूटी रही से, अब छत्तीसगढ़ शासन है कुछ पौधा लगवाए है। जी। जैसे गटारन है और कितने एकड़ में है वहाँ पर? वो 500 हेक्टेयर में है। अच्छा, तो इसमें आपका क्या योगदान था? और उसमें मैं वैद्यराज था तो हमको वहाँ बुलाए थे, उसका देख रेख करते थे और लगवाने जो जड़ी बूटी कहाँ होता है, पानी वाला होता है उसको पानी जगह में लगवाया है। जैसे मैदानी जमीन में हो रहा है उसको मैदानी जमीन में लगाया है। जिससे बेला चढ़ता है तो पेड़ पौधा के नीचे, जैसे गिलोय है पेड़ के नीचे लगाए हैं। ऐसे करके सभी पौधा को लगाए हैं। उतना सब पौधा कहाँ कहाँ उगता है वहाँ बताकर हम लोग उसको लगवाए हैं। कई जड़ी बूटियां दिखे तो अभी गर्मी का समय शुरू हो गया है, तो इस समय बचाने की ज्यादा आवश्यकता होती है, क्या प्रयास करते हैं? हम बचाने के लिए गाय गुरु जो है ना उसको बोलते हैं कि हम अच्छा ये एमपीसी जंगल है, जड़ी बूटी यहाँ लगा है तो जड़ी बूटी खत्म हो जाएगा। आग से बचाते हैं। जैसे पतझड़ है तो वन विभाग के लोग सब वहाँ आग बुझाने के लिए 5-10 लेबर रखते हैं और उन लोग आग जो लगता है उसको बुझाते हैं। अच्छा, तो जंगल को जो है जलने से, आग लगने से बचाना भी जरूरी है। ये बताइए कि आप जो बीमारियों को जो दवाई देते हैं वन औषधियों यानी जड़ी बूटियों से देते हैं, किसी तरह का रसायन तो इसमें यानी कि मिलावट तो करते नहीं है? नहीं, जंगल में जो जड़ी बूटी लगा है ना उसमें और यह तो प्राकृतिक है, पुराना जमाना से चढ़े आ रहा है, उसमें खाद उद का कोई जरूरत नहीं है। जंगल में ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप ठीक किए हैं? जैसे लकवा है, मिर्गिन है, शुगर है, सिकल सेल जो है इसमें ब्लड नहीं बनता है, उसको भी मैं ठीक करता हूँ। अच्छा, जैसे कि लकवा आजकल तो रसायनों का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है फसलों में, जिसके कारण लकवा की। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।